वेलकम बैक टू द क्लास। एक चैप्टर खत्म हो गया पार्टनरशिप का, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा चैप्टर चलेगा अब। दूसरे चैप्टर का नाम है नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। होता क्या है इसमें, मानो 1 जनवरी 2010 को A, B ने एक बिजनेस प्रारंभ किया और ये बिजनेस जो उन्होंने अगले 5 साल किया, मतलब 2015 तक। और 2015 में जाके एक पार्टनर, एक व्यक्ति है C, वो कहने लगा भाई मेरे को फर्म में एंटर कर लो और मेरे को अपना साझेदार बना लो। जब भी पुराने साझेदार किसी बिजनेस को चलाएंगे और कुछ टाइम उनको बिजनेस चलाते चलाते हो जाएगा तो एक नया व्यक्ति फर्म में आना चाहेगा, पार्टनर बनना चाहेगा, इसी को बोलेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब ये एक पार्टनर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सिंगल पार्टनर के मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे, है ना। 12th क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सब सिंगल पार्टनर के। एक ही पार्टनर आता है, एक टाइम पे या तो एक जा सकता है या एक आ सकता है। ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा आपको कि भाई एक से ज़्यादा आ रहे हैं और एक से ज़्यादा जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो, अब ये नया पार्टनर जब आता है तो ये पार्टनर आने पे कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। पहला जब नया पार्टनर आएगा तो उसके लिए क्या क्या लेके आना पड़ेगा, पहले वो ध्यान रखना है। एक तो वो कैपिटल लेके आएगा, पूंजी, एक तो उसको पूंजी लानी पड़ेगी और दूसरा उसको क्या लाना पड़ेगा, गुडविल। दोनों को बहुत अच्छे से हम समझेंगे तब इनका टॉपिक आएगा। ख्याति, एक ख्याति लानी पड़ेगी, ये 2 वैल्यू तो उसको लानी पड़ेंगी। साथ में चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि ये 2 व्यक्ति थे और ये 2 व्यक्ति मिलके 100 रुपये यदि कमाते थे और बराबर बांटते थे तो 50 रुपये इसके हो गए, 50 रुपये इसके हो गए, ऐसे बट रहा है इसको। लेकिन जैसे ही C वाला पार्टनर आएगा, मतलब तीसरा पार्टनर जैसे ही आएगा, वैसे इनके प्रॉफिट में कमी हो जाएगी, कम हो जाएगा ना प्रॉफिट इनका, क्योंकि जिसको 50 मिलने वाले तो उसको कम मिलेंगे। फर्म तो फिर भी 100 रुपये कमाएगी ना, लेकिन 100 में से पहले 2 लोग बांट रहे थे, 3 लोग बांटेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति 20 रुपये के लिए आए, ये वाला अपने में से 5 रुपये दे दे और ये वाला अपने में से 15 रुपये दे दे, तो इसके पास बचेंगे 35 रुपये और इसके पास बचेंगे 45 रुपये। समझ गए। अब चेंज कहाँ हुआ, पहला चेंज तो होगा लाभ हानि विभाजन अनुपात में। पहला चेंज ये हो जाएगा, है ना। वो जो प्रॉफिट पहले बांट रहे थे अब कुछ और बांटेंगे, तो पहला चेंज ये हो गया। दूसरा हम क्या सीखेंगे इसमें, कैपिटल तो वो ले आएगा, कितना पैसा उनको लाना है, लेकिन गुडविल के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको, है ना। तो दूसरा हमको समझना है इसमें ख्याति की गणना। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा ख्याति की गणना। इसके बाद हमारा तीसरा इसमें क्या रहेगा, वहाँ तो रहता है पहले वाले चैप्टर में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पुराने 2 पार्टनर होते हैं वो आपस में अपने प्रॉफिट को बांटते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ रहता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि जब भी कोई पार्टनर आएगा तो संपत्तियों का मूल्य फिर से एक बार किया जाएगा, पूरी फर्म का मूल्य निकाला जाएगा। हो सकता है 2010 में जो उसने बिल्डिंग परचेज की थी वो बिल्डिंग की कीमत 1 लाख रुपये थी, लेकिन 2015 में जाके हो सकता है कि बिल्डिंग कीमत 2 लाख हो जाए, हो सकता है 50,000 भी रह जाए। तो पूरे बिजनेस की फिर से एक बार कैलकुलेशन की जाएगी। अब बिजनेस कितने रुपए का है तो उसी अनुसार उससे कैपिटल मंगाई जाएगी। मानो जब बिजनेस स्टार्ट किया था, जब बिजनेस 10 लाख का था तो 5 लाख इसने लगाए थे, 5 लाख इसने लगाए थे। अब 2015 में जाकर बिजनेस 50 लाख का हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि C जो पार्टनर आ रहा है 50,000 के अकॉर्डिंग पैसे लेके आएगा, ना कि 10 लाख के अकॉर्डिंग लाएगा, क्योंकि 5 साल तो उन लोगों ने मेहनत की है बिजनेस को बनाने में। तो एक तो कैपिटल लेके आनी है और जो मेहनत की है, जो उन्होंने नाम कमाया है, उसके बदले में उसको ख्याति भी लेके आनी है। तो जब ख्याति की गणना पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको बोलते हैं पुनः मूल्यांकन खाता। पुनः मूल्यांकन खाता, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लाभानी अनुपात का विभाजन, इसको बोलेंगे रेशो ऑफ P&L, ऐसे लिख लो इसको। ख्याति की गणना, इसको लिख लो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और तीसरे को लिख लो रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद इसमें चौथा पार्ट क्या रहेगा, साझेदार के पूंजी खाते।
के पूंजी खाते, हमने जैसा पहले पूंजी खाते बनाए सेम वैसे इस बार बनाने हैं, लेकिन जो पार्टनर पहले से हैं उन दोनों को भी रखना है और नए वाले पार्टनर को भी रखना है। तो हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सबसे लास्ट में इसमें बनेगी एक आर्थिक चिट्ठा जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट, नए पार्टनर के आने के बाद। ये 5 चीजें हमको इस चैप्टर में सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। जब हम नए लाभ हानि विभाजन अनुपात को सीखेंगे तो इसी में एक दूसरा पार्ट हमको सीखना पड़ता है, त्याग अनुपात, सैक्रिफाइस रेशो। त्याग अनुपात क्यों होता है? एक होता है लाभ प्राप्ति अनुपात, एक होता है त्याग अनुपात। त्याग अनुपात तब होगा जब पहले से 2 लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन तीसरे को आने के बाद उनका पैसा कम हो जाए, तो वह है त्याग अनुपात। एक दूसरा तरीका क्या है कि पहले से 3 लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कोई एक छोड़ के चला जाएगा तो उनको पैसा मिलेगा और ज़्यादा, वो होता है लाभ प्राप्ति अनुपात। वो तब मिलेगा अगले चैप्टर में जब कोई रिटायरमेंट पार्टनर आएगा ना, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें हमको अब सीखनी है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? वाली बात। अब एक एक करके सीखेंगे। पहले सीखेंगे लाभ हानि विभाजन अनुपात और इसी में सीख लेंगे हम त्याग अनुपात, ठीक है। इसको नोट डाउन करना है तो करो, वरना तो इसको रफ करते हैं फिर। इसमें लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना, ऐसे लिख लो पूरा इसको। अंग्रेजी में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पी एंड एल रेशो या न्यू पी एंड एल रेशो, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये जो पी एंड एल रेशो निकाला जाता है ना, 4 तरीके से निकाला जाता है। पहला, लाभ हानि अनुपात में। दूसरा, बराबर बराबर। तीसरा, असमान अनुपात में। और चौथा, संपूर्ण भाग किसी एक साझेदार से। ये 4 कंडीशन को पता कैसे पड़ती हैं? वो ऐसे पता पड़ेगी, मानो ए और बी 2 पार्टनर हैं, इसने 50 रुपये कमाए, इसने 50 रुपये। सी एक नया साझेदार आ रहा है और ऐसे मानो कोई 20 रुपये के लिए आ रहा है वो, ठीक है। तो उसका मांगने का तरीका क्या हो सकता है? या तो वो ये बोलेगा भाई जिस रेशो में तुम पैसा कमा रहे हो उसी रेशो में मेरे को चाहिए। क्लियर नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले वाला लगेगा हमेशा। जब वो क्लियर नहीं बोलेगा तो पहले वाला कौन सा? लाभ हानि अनुपात में। वो ये भी बोल सकता है कि ये 20 रुपये में से बराबर बराबर चाहिए मेरे को, मतलब 10 रुपये तुमसे चाहिए और 10 रुपये तुमसे चाहिए, तो ये बराबर बराबर हो जाएगा। असमान अनुपात में क्या रहेगा कि इस 20 में से भाई 15 तुम दो 5 तुम दो, या 5 तुम दो 15 तुम दो, अलग अलग मांगेगा दोनों से असमान अनुपात में। और संपूर्ण भाग किसी एक से, हो सकता है कि सी की बात ए के साथ ना बनती हो तो कहेगा मुझे तो सारा पैसा तुमसे चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है बी मना कर दे मैं कुछ भी नहीं दूंगा ऐसे, तो फिर ए को देना पड़ेगा सारा पैसा। तो ये संपूर्ण भाग किसी एक से। क्वेश्चन में क्लियर बोला जाएगा इन 3 के लिए, बराबर बराबर क्लियर बोला जाएगा, असमान क्लियर बोला जाएगा, संपूर्ण भाग किसी एक से क्लियर बोला। जब कुछ ना बोला जाए तो हमेशा लाभ हानि अनुपात में बोलेगा। ये बात समझ के चारों? ठीक है। अब इनको अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं? इन द रेशो ऑफ पी एंड एल, दूसरे को बोलते हैं इक्वल इक्वल, तीसरे को बोलेंगे अनइक्वल, और चौथे को बोलेंगे टोटल पार्ट फ्रॉम एनी वन पार्टनर। ठीक है। अब एक एक करके सबको समझेंगे। देखो, अब फर्स्ट वाला हम समझ रहे हैं, लाभ हानि अनुपात में। लाभ हानि अनुपात में, इसको अच्छे से तब समझ पाएंगे जब इसका क्वेश्चन हमारे सामने हो, है ना। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं इधर। ए कॉमा बी एक फर्म में साझेदार है, वह
3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। सी को नया साझेदार 1/4 हिस्से के लिए बनाया। क्वेश्चन पूछ लिया नया, लाभ हानि विभाजन अनुपात बताओ। दो पार्टनर पुराने दिए हैं, दोनों का रेशो दिया है, तीसरा पार्टनर आने वाला, उसका पार्ट दे 1/4 के लिए आ रहा है वो, लेकिन ये नहीं बोला कि किससे कितना हिस्सा लेगा। जब बोलेगा तो इन तीन के बारे में बोलेगा, नहीं बोल रहा है तो लाभ हानि अनुपात में, तो लाभ हानि वाले से हमको कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसका जो सॉल्यूशन है हमेशा ऐसे ही होगा, जब आपको पता ना रहे कि कितना पैसा उन्होंने कमाया और कितना पैसा सामने वाले को देना है, तो हमेशा क्या होता है कि जब वैल्यू ऐसे होती है ना 1/4, 2/4, 3/5, जब बटे में वैल्यू होती है भिन्न वाले से, तो फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन में वैल्यू होती है तो हमेशा मानने वाली जो संख्या है वो 1 मानी जाती है। इधर समझो कि अगर किसी में वैल्यू दे रखी है A, B, C और D, तो मानने वाली संख्या हमेशा X, Y, Z मानी जाएगी। ठीक है, अगर किसी में वैल्यू दे रखी है 10, 20, 30, तो मानने वाली संख्या हमेशा 100 मानी जाएगी, है ना, संख्या को देख के मानना पड़ता है। अगर कोई वैल्यू दे रखी है 1/4, 2/3, 5/2, तो मानने वाली संख्या हमेशा 1 मानी जाएगी। अगर कहीं पे वैल्यू दे रखी है 10%, 4%, तो मानने वाली संख्या हमेशा कितनी मानी जाएगी? 100%। बात समझ गए वाली? तो ऐसे, तो इसमें क्या मानेंगे, 1/4 दिया तो मानने वाली संख्या कितनी? 1। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ इंग्लिश में लिखना है हिंदी में, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो एग्जाम में ना, तो इंग्लिश में ज़्यादा सही रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फर्म ने कितना रुपया कमाया होगा? 1 रुपया कमाया होगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऊपर वैसे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू P&L रेशो। अब फर्म ने 1 रुपया कमा लिया, तो जो नया पार्टनर आ रहा है ना, पहले उसको हिस्सा दे दो, जो बचेगा उसे आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। 1/4 इसमें घटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस प्रॉफिट आफ्टर सीज पार्ट। सी को हिस्सा देने के बाद 1 - 1/4। सॉल्व कैसे करेंगे? 4 एकम 4 - 1 कितना बचा? 3/4। बताओ ये बचाना आता है सबको? ठीक है, अब ये 3/4 जो बचा है, ए को तो हिस्सा मिल गया और सी को तो हिस्सा मिल गया सी का। अब जो 3/4 बचा है किसका बचा है? इन दोनों का पैसा बचा है। ऐसे मान लो यहाँ 20 रुपये बचे हैं। ठीक है, तो 20 रुपये इस रेशो में बांटने पड़ेंगे, 3-2 के रेशो में, 3/5 और 2/5। तो इसको बांट दो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एज न्यू P&L रेशो बराबर कितना रुपया बचा हुआ है? 3/4। किस रेशो में बांटना है? 3-2 के में, तो मल्टीप्लाई 3/5। ऐसे लिखेंगे इधर 20 न्यू P&L रेशो। तो कितना बचा हुआ है? 3/4। कितना देंगे इसको? 2/5। अब 2 का हमने लिख लिया, तीसरे का भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेशो में एक बात होती है कि सबको बराबर करना पड़ता है हमको, है ना। सीज न्यू P&L रेशो कितने के लिए आ रहा है? वो 1/4 के लिए। उसको इसमें से नहीं देना है, उसको तो पहले ही दे दिया, तो 1/4 उसको दे चुके हैं, अब कुछ नहीं देना। अब इनको करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे, गुणा में क्या होता है? सीधी सीधी गुणा करनी है। 3 तिया 9, 5 चौके 20, इसको 3 दूनी 6, 5 चौके 20। देखो ये 20 है, ये 20 है, इसको भी 20 बनाना पड़ेगा। जब तक ये 20 नहीं बनेगा तब तक सॉल्व नहीं होगा। तो इसको 20 बनाने का तरीका क्या है कि इसमें मल्टीप्लाई 5 इधर और मल्टीप्लाई 5 इधर। जितना मल्टीप्लाई आप हर में करेंगे उतना ही अंश में करेंगे। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 5/20। रेशो क्या बन गया? 20 20 20 हटा दो, इनको क्या बचा? 9 अनुपात 6 अनुपात 5। क्लियर है वाली बात? याद रहे, हटाने वाली जो संख्या है ना, जो नीचे से संख्या हटती है, वो संख्या हमेशा इनका टोटल होती है। 9 और 6 15 और 5 20, हमेशा इनका टोटल होगा। अगर इनका टोटल अलग है और हटाने वाली संख्या अलग है, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, चेक कर लेनी है आपको एक बार। क्लियर, समझ में आ गई वाली बात?
जिस नीचे संख्या कहते हैं 20, 20 को तो हटा रहे हैं हम, तो इन सब का जोड़ भी 20 ही होना चाहिए। समझ गए बात? ठीक है, कर लो कॉपी इसको। एक क्वेश्चन और देखो ऐसा ही कर दो सिर्फ। देखो एक क्वेश्चन और, यहाँ पे लिखा P और Q एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को बराबर बराबर बांटते हैं। उन्होंने S को नया साझेदार बनाया, नया साझेदार 20% के लिए बनाया। नया लाभ हानि अनुपात बताओ। इस क्वेश्चन में एक वैल्यू आई है बराबर बराबर। इसका मतलब ये नहीं है कि बराबर बराबर फॉर्मूला लगेगा। बराबर बराबर फॉर्मूला तब लगेगा जब वो बोले कि उन्होंने एस को नया साझेदार 20% के लिए बनाया, इसके बाद बोले नया साझेदार पुराने साझेदार से बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त करता है, तब ये फॉर्मूला है। वो तो उनका बता रहा है कि वो पहले से बराबर बराबर बांटते हैं, एक एक के रेशो में बांटते हैं। समझ गए? चलो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लिखना पड़ेगा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू पी एंड एल रेशो। पी और क्यू का जो अनुपात है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 1 और 1 का, क्योंकि बराबर बराबर बात कर रहे हैं। नया पार्टनर कौन आने वाला है? एस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू पार्टनर कौन है? एस। और वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 20% के लिए आ रहा है। यहाँ लिखा है 1-1, यहाँ लिखा है परसेंट, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। या तो ये भी परसेंट में हो या फिर इसको 1-1 के अनुपात में कैसे बनाओ, रेशो में बनाओ, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? जब 20% को हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिखना पड़ता है ऐसे 20/100। जब भी किसी संख्या के सामने से तुमको परसेंट हटाना है तो उसमें 100 में भाग लगाना पड़ता है ना, 100 का भाग लगाना पड़ता है उसमें। सॉल्व करेंगे इसको, 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया? 1/5। कहने का मतलब नया वाला साझेदार 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है। अब ये क्वेश्चन पहले वाला बन गया। अब लिखेंगे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बराबर 1, बैलेंस प्रॉफिट आफ्टर एस पार्ट 1 - 1/5, तो कितना आ जाएगा? 4/5। अब लिखेंगे P इज न्यू पी एंड एल रेशो कितना आएगा? 4/5 तो बचा हुआ है, बांटेंगे किस रेशो में? 1 और 1 के रेशो में, तो 1/2। ऐसे लिखेंगे क्यूज न्यू पी एंड एल रेशो कितना बचा है? 4/5, बांटेंगे 1/2 में। और ऐसी एस न्यू पी एंड एल रेशो कितने के लिए आ रहा था? वो 1/5 के लिए। इसको तो पहले से ही मिल चुका है, तो ऐसे लिखेंगे सीधा। सॉल्व करेंगे 4 एकम 4 5 दूनी 10, 4 एकम 4 5 दूनी 10। इसको 10 बनाना पड़ेगा, तो 10 बनाने के लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई 2 इधर और मल्टीप्लाई 2 इधर। जितना नीचे मल्टीप्लाई उतना ऊपर करेंगे, तो 2 एकम 2/10। रेशो कितना बनेगा? 4 4 और 2। इन सबको जोड़ के 10 होना चाहिए। देखो 10 हो रहा है ना, या तो यहीं पे आंसर हो जाएगा या इसको और छोटा कर सकते हो। कैसे करेंगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। समझ के बात? ऐसे परसेंट वाला सॉल्व हो सकता है। कर लो कॉपी, समझो सेकंड वाला पार्ट। इसमें लिखा है बराबर बराबर।
यहाँ लिखा ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं, वह 4:5 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। उन्होंने सी को 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। यहाँ तक जो क्वेश्चन है सेम पहले जैसा है, लेकिन अब चेंज होगा। सी ने अपने हिस्से का बराबर बराबर पुराने साझेदारों से प्राप्त करने का निश्चय किया। वह बोला कि मुझे बराबर बराबर हिस्सा चाहिए तुम दोनों से, नया लाभ हानि अनुपात बताओ। बस यही लाइन चेंज होगी आगे भी क्वेश्चंस पे, बाकी सेम होगा क्वेश्चन। दो पार्टनर हैं ए और बी, 4:5 का रेशो है उनका। सी को नया साझेदार बनाया, 1/5 हिस्से के लिए बनाया, यहाँ तक सेम है। लेकिन सी ने क्या कहा कि मैं भविष्य में आपसे बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त करना चाहता हूँ, नया लाभ हानि अनुपात बता दो। अब आपको एक बात याद रखनी है कि कोई अगर पार्टनर सी है और अगर वो 20 रुपये के लिए आ रहा है और पहले पार्टनर 2 है ए और बी, तो वो क्या करेगा कि 20 रुपये में से बराबर बराबर कैसे प्राप्त करेगा, 10 एक से और 10 दूसरे से, है ना, ऐसे ही प्राप्त करेगा। अगर वो 10 रुपये के लिए आ रहा है तो 5 एक से 5 दूसरे से करेगा। अगर मैं कहूँ 5 के लिए आ रहा है तो 2.5 एक से 2.5 दूसरे से, ऐसे करने वाला है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो पार्टनर जो है 2 नहीं है, वो पार्टनर कितने हैं, 3 है, और डी एक नया साझेदार है और 15 रुपये के लिए आ रहा है और सबसे बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त करेगा, तो आपको करना क्या होता है कि इसके हिस्से में जितने पार्टनर से पैसा लेना है ना, उतने का भाग लगाना होता है, उतने हिस्से में तोड़ना पड़ता है इसको। 10 को 2 हिस्से में तोड़ रहे थे 5-5, 20 को 2 हिस्से में 10-10, लेकिन अब 15 को कितने हिस्से में तोड़ना है, 1 2 3 हिस्से में तोड़ना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 5 रुपये आएगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप। भाग लगाने के 2 तरीके होते हैं। अगर कोई डिजिट दे रखी है 15, 20, 25 ऐसे, और इनमें भाग लगाना तो सीधा इनमें भाग लगा सकते हैं। मानो 2 का भाग है तो 2 का ऐसे सीधा भाग लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कोई डिजिट ऐसी है 1/4, 2/5, 3/5, इनमें 2 का भाग लगाना है, तो इनमें 2 का भाग आप ऐसे नहीं लगा सकते, भाग लगेगा ही नहीं इनमें ऐसे। भाग लगाने के 2 तरीके क्या हैं, तो सीधा सीधा भाग लगाओ, या फिर एक तरीका है कि मल्टीप्लाई कर दो उसकी, कितने की, जितने का भाग लगाना चाहते हो। तो मल्टीप्लाई करनी कैसे पड़ेगी हमको, अगर मैं इसमें 2 का भाग लगाना चाहता हूँ तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 1/4 में 2 का भाग लगाने के लिए गुणा 1/2, मतलब आधे की गुणा कर दो, जितने का भाग लगाना है 1 वो संख्या लिखो और गुणा कर दो, गुणा हो जाएगी। इसमें अगर 3 का भाग लगाना तो कैसे लिखेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई 1/3। अगर इसमें 4 का भाग लगाना तो कैसे लिखेंगे, 3/5 गुणा 1/4। बात समझ गए वाली, ठीक है। अब क्वेश्चन समझो। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू P&L रेशो। देखो टोटल फर्म वाला काम यहाँ पे है नहीं, हमको इतना पता है कि 4 और 5 पहला रेशो है, लेकिन एक पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, बराबर बराबर लेने वाला है वो। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि इसके 2 हिस्से करने हैं। अगर 3 होते तो 3 हिस्से करने हैं, 4 होते तो 4 हिस्से करने हैं। सबसे पहला काम है कि इसके कितने हिस्से करने हैं, 2 हिस्से करने हैं। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले जो पुराने पार्टनर है उसको लिख लो ऐसे, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, A/B, कितना रेशो इनका, 4:5। फिर यहाँ पे लिख दो न्यू पार्टनर सी, कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले इसके 2 हिस्से करना। तो 2 हिस्से कैसे करेंगे, हाफ पार्ट फ्रॉम ए कॉमा हाफ पार्ट फ्रॉम बी।
ये तो मतलब आधा पार्ट ए से और आधा पार्ट बी से। इसको लिख भी सकते हैं आधा हिस्सा ए से और आधा हिस्सा बी से। तो हमारा काम क्या है कि आधा हिस्सा निकालने का काम है। तो आधा हिस्सा कैसे करेंगे हम इसका, 1/5 का 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/10। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी करेगा क्या कि 1/10 तो लेगा ए से, 1/10 लेगा बी से। सेंटेंस में सारी कैलकुलेशन छुपी होती है। अगर कहीं पे किसी सेंटेंस में आ रहा है से तो वहाँ करना है माइनस, और किसी सेंटेंस में आ रहा है का तो वहाँ करनी है गुणा। समझ गए। अगर किसी सेंटेंस में है से या लिखा है फ्रॉम तो वहाँ करना पड़ेगा हमेशा माइनस। अगर लिखा है का या लिखा है ऑफ तो वहाँ करनी पड़ती है हमेशा गुणा। ये बात समझ गए। यहाँ क्या लिखा है फ्रॉम ए, वहाँ क्या लिखा है फ्रॉम बी, तो माइनस करना पड़ेगा ए के में से भी और बी के में से भी। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो एज न्यू पी एंड एल रेशो। तो ए का पुराना रेशो कितना है 4/9। क्यों 4 और 5 9, तो 4/9 पुराना रेशो है। लेकिन अपने हिस्से से कितना देगा ये 1/10, अपने हिस्से से दे रहा है तो इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे कितना 1/10। ऐसे लिखेंगे बीज न्यू पी एंड एल रेशो कितना है इसका 5/9, माइनस कितना करेगा 1/10। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब सी का भी लिखना पड़ेगा हमको, सी न्यू पी एंड एल रेशो कितने के लिए आ रहा है सी 1/5 के लिए। वैसे तो 1/10 है लेकिन 2 से लेगा 1/10 प्लस 1/10 फिर भी 1/5 आएगा। टोटल वाली वैल्यू लिख लो आप यहाँ पे। अब तक हम क्या करते हैं सीधी सीधी गुणा करते हैं। सीधी गुणा नहीं हो पाएगी, यहाँ प्लस और माइनस लिखेगा तो सीधी गुणा नहीं करनी है। आपको करना है क्या एलसीएम मेथड लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैं इधर वाला पार्ट थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि स्पेस में मिल जाए। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब आगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम का क्या मतलब होता है कि दोनों में से ऐसी कोई संख्या लेनी है जो दोनों के पहाड़े में आए, 9 के पहाड़े में भी आए 10 के में आए। अगर ऐसा कुछ नहीं मिल पाता सीधा तरीका क्या है, नीचे वाली दोनों संख्याओं की गुणा करो, कितना हो गया 90, इसकी गुणा इधर कर दो कितना हो गया 40, इसकी गुणा इधर कर दो कितना हो गया 9, बीच में चिन्ह लगाओ, चिन्ह लगा दो माइनस का, कितने बचेंगे इधर 31/90। ये आसान है सबसे। अगला फिर सॉल्व करेंगे ऐसे ही, 10 नीम 90, 10 पंजे 50, 9 एकम 9, कितना बचेगा 41/90। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसको 90 बनाना पड़ेगा हमको, 5 को 90 बनाना है। अब डायरेक्ट तुमको नहीं पता पड़ेगा, चलो ये तो पहाड़ा छोटा पता पड़ जाएगा, लेकिन बड़ा पहाड़ आएगा तो नहीं पता चलेगा। पता करने का तरीका क्या है, हमको बनाना कितना है 90, कितने से बनाना है 5 से, तो 5 का भाग लगा के देख लो, डायरेक्ट 90 का पता चल जाएगा। कैसे लगाएंगे 5 एकम 5, कितने बचे 4, कॉपी किया 0, 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया 18। इसका मतलब इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है 18 की मल्टीप्लाई इधर और 18 की मल्टीप्लाई इधर, तो कितना हो जाएगा 18/90। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब करना क्या है आपको कि 90 को छोड़ देना है, इन वैल्यू को लिखना है, कितना है 31, 41 और 18, इनको जोड़ने के बाद भी 90 ही आना चाहिए। 31, 41, 18 जोड़ोगे तो 90 ही आ जाएगा। समझ के बाद ठीक कर लो कॉपी। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी क्वेश्चन ये काम कर जाएगा। मैंने यहाँ पार्टनर बना दिए ए बी और सी, और रेशो बना दिया 4, 5 और 3 का। सी नया पार्टनर है, 1/5 हिस्से के लिए आया और पुराने 6000 से बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त करेगा। पहले 2 पार्टनर थे, इस बार 3 पार्टनर हो गए हैं बस, है ना। देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसको। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पी एंड एल रेशो लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड पार्टनर, इसको सही करना पड़ेगा। सी की जगह यहाँ पे डी, ए बी सी इधर है, डी बना, और भी कहीं है सी डी। देखो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए बी और सी, कितने के हैं 4, 5 और 3 में। न्यू पार्टनर है डी, कितने के लिए आ रहा है 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है, और बराबर बराबर प्राप्त करेगा। अब पहला काम हमारा ये है कि जो 1/5 है उसको 3 हिस्से में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे इसको, तो लिखेंगे यहाँ पे 1/3 ऑफ डीज पार्ट,
1/3 मतलब 1/3 डी का, अगर 2 तोड़ते हैं तो 1/2 डी का, अगर 4 में तोड़ेंगे 1/4 डी का, ऐसे है ना, तीसरा हिस्सा डी का, ऐसे समझ लो इसको। तो कैसे करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई 1/3, तो कितना आ जाएगा 1/15। और ये 1/15 एक बार लेगा फ्रॉम ए, एक बार फ्रॉम बी, एक बार फ्रॉम सी, 1/15 लेगा तीनों से अलग अलग। ठीक है, देखो अब कैसे लिखेंगे, इज न्यू पी एंड एल रेशो कितना हो जाएगा, 4 5 9 और 3 12, तो 4/12 माइनस 1/15। बी का लिखेंगे, बी इज न्यू पी एंड एल रेशो कितना हो जाएगा, 5/12 माइनस 1/15। नेक्स्ट लिखेंगे, सी इज न्यू पी एंड एल रेशो 3/12 माइनस 1/15। अब डी का भी लिखना पड़ेगा इधर, डी इज न्यू पी एंड एल रेशो कितने के लिए आ रहा था, 1/5 के लिए। सॉल्व करेंगे इसको, 15 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, आंसर आएगा 180। 15 चौके 60, 12 एकम 12, ये बचेगा 48/180। इसको सॉल्व करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई 12 में 180, 15 का मल्टीप्लाई 5 में 75, और 12 का मल्टीप्लाई इसमें करें कितना आएगा 12। 75 में से 12 घटाएंगे कितने बचेंगे, 63/180। इसको सॉल्व करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे 180, 15 थी 45 और 12 एकम 12, ये कितने बचेंगे हमारे पास 33/180। अब इसको 180 बनाना पड़ेगा, इसमें ऐसी कोई गुणा करनी है जो कि 180 बन जाए। अब कैसे निकाल पाएंगे इसको, मैंने करना है कि 180 में 5 का भाग लगा के देख लो, तो 5 तिया 15, कितने बचेंगे 3, कॉपी किया 0, 5 30, तो कितनी गुणा करनी है 36। आंसर इधर आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 180। अब आंसर क्या है हमारा 48, 63, 33, 36। अब ऐसा कोई पहाड़ा है अगर आपके पास जो इन सबको काट सकता है तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। 3 का पहाड़ा ऐसा है जो काट सकता है ना, तो 3 से काट दो इसको। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18। ये इसका फाइनल आंसर। समझ के बात कर लो कभी।